इसका अपन लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए थे ग्रेविटेशन का। चलिए आज सेकंड पार्ट आज कंप्लीट करते हैं इसका। अपन शायद पेज नंबर 6 तक पढ़ लिए थे, पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। अब यहाँ से अपने को पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है? द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान क्या होता है अपन देखते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अनुभाग 8.3 हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका क्या होगा? जड़त्व भी होगा। अपन गति में पढ़े थे ना कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही उसका क्या होगा? जड़त्व होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? स्थायी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। ये पॉइंट नोट करने लायक है आपके कि द्रव्यमान, जैसे कभी आपसे जैसे क्वेश्चन पूछता है कि द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता। जितना इसका द्रव्यमान रहता है पृथ्वी पर उतना ही इसका चंद्रमा पर रहेगा, उतना ही इसका अंतरिक्ष पर रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। बदलता है। फिर क्या है आपका भार? देखिए 9.4 में भार क्या है? हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। भार क्या है? जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है वही भार है। लेकिन द्रव्यमान अलग है। द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं आता है, कहीं भी कोई भी स्थान आप चेंज करेंगे। हमें ज्ञात है कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। m क्या है? आपका द्रव्यमान है और ये क्या है? आपका त्वरण है। अर्थात अगर जब आप ग्रेविटेशन में देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण में, तो आपका a त्वरण की जगह क्या रखा जाएगा? g, मतलब इसका F बराबर m g हो जाएगा। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु पर जो पृथ्वी का आकर्षण बल लगेगा वही वस्तु का क्या है? भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। इसे समीकरण 9.14 में प्रतिस्थापित करने पर, तो इसे किससे लिखते हैं? W से। तो W इक्वल टू क्या हो गया? mg हो गया। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था? F जब बल निकालते हैं तो क्या निकालेंगे? F बराबर mg हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण में। और जब वहाँ त्वरण निकालेंगे जब गति में तो क्या निकालेंगे? F बराबर ma निकालेंगे। और यहाँ पर क्या, जब इसका वेट निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? W इक्वल टू mg हो जाएगा। क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का है। अब इसे भी नोट कर लीजिएगा। भार लिख लीजिए आप, वेट लिख लीजिए और बल लिख लीजिए। दोनों का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसे नोट कर लीजिए। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में किस तरह लगता है? नीचे की ओर लगता है। इसीलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। आपके इसमें भार में क्या होता है? परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है। इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है। अर्थात W समानुपाती m। कहने का मतलब ये है कि जो आपका भार है वो द्रव्यमान के समानुपाती होगा। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंट है। द्रव्यमान चाहे जहाँ पर आप ले जाइए तो उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, जितना पृथ्वी पर रहेगा उतना ही ग्रह पर रहेगा। लेकिन वस्तु का भार जो है तो ये क्या होता है? इसमें बदलाव होता है। पृथ्वी पर अलग रहेगा तो चंद्रमा पर इसका भार अलग रहेगा। क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल है तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? स्थान पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी अपन ऊपर पढ़े थे ना फर्स्ट पार्ट में कि जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है? उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। जब सेंटर में आते हैं तो क्या होता है? घटता जाता है। बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं तो जीरो हो जाता है।
9.4.1 किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। अब किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है? हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। यानी कि जो वस्तु है उसे आकर्षित जो करेंगे, जिस भी ग्रह में रहेंगे, अगर ये पृथ्वी पर रखेंगे तो या चंद्रमा पर रखेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, तो उसके आकर्षित करने के ऊपर ही निर्भर करेगा कि उसका जो है तो भार कितना होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। तो चंद्रमा का क्या है? आकर्षण बल, द्रव्यमान कम है, इसलिए आकर्षण बल भी कम लगेगा पृथ्वी की अपेक्षा। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या कितनी है? rm है, स्मॉल m। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा। तो गुरुत्वाकर्षण का जो अपन वहाँ सार्वत्रिक नियम निकाले थे, तो क्या निकाले थे? F इक्वल टू जो है तो g और कैपिटल M स्मॉल m बटे d स्क्वायर निकाले थे। अब यहाँ क्या बोल रहा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा? चंद्रमा पर पूछ रहा था। यहाँ पर ये फार्मूला आपका लग जाएगा। Wm स्मॉल m जो है तो मून हो गया, इक्वल टू क्या है आपका? g है आपका कैपिटल M इंटू स्मॉल m। यानी कि जो चंद्रमा का जो मेन जो द्रव्यमान है उसका m हो गया, और स्मॉल m क्या है? जो वस्तु ले जाएंगे उसका द्रव्यमान हो गया, बटे क्या हो गया? r स्क्वायर m हो गया। मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार We स्मॉल e क्या है? अर्थ है। भार जो है तो क्या है? अर्थ पर है। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा इसकी त्रिज्या r है। अब खगोलीय पिंड द्रव्यमान kg में और त्रिज्या मीटर में। तो पृथ्वी पर कितना है? 5.98 इंटू 10⁻24 है। त्रिज्या कितनी है? 6.37 इंटू 10⁻6 है। चंद्रमा में पर कितना है? 7.36 इंटू 10⁻22 है। त्रिज्या कितनी है? 1.74 इंटू 10⁻6 है। समीकरणों 9.9 तथा 9.15 से हमें प्राप्त होता है We इक्वल टू g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान r स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फार्मूला, इसे नोट कर लीजिएगा। समीकरण 9.16 तथा 9.17 में सारणी 9.1 से उपयुक्त मान रखने पर, फिर देखिए इसका जब मान रखेंगे किस प्रकार से चंद्रमा पर इसका जो है तो वेट निकालेंगे, भार निकालेंगे। तो Wm यानी कि आपका जो भार है मून पर किस प्रकार से निकालते हैं? इक्वल टू g कैपिटल G हो जाएगा। फिर देखिए इसका जो है तो कितना दिया हुआ है भार, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 7.36 इंटू 10⁻22 दिया हुआ है किलोग्राम इंटू द्रव्यमान, बटे इसके फिर इसके नीचे क्या दिया हुआ है आपका? 1.74 इंटू 10⁻6 कितना दिया हुआ? त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। फिर इसको जब रखेंगे Wm यानी मून पर कितना निकलेगा? इक्वल टू 2.431 इंटू 10⁻10 g इंटू m तथा We इक्वल टू अर्थ में कितना हो जाएगा? 1.474 इंटू 10⁻11 g इंटू m। ये अगर आपको ये सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा, इसको हम अलग से नोट्स बना करके शॉर्ट्स में इसको डाल दूंगी कल, और आप लोग इसे समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से ये आ जाता है 2.431 इंटू 10⁻10 g इंटू m। ये चीज़ मतलब मून पर इतना आ जाता है आपका, और अर्थ पर कितना आ जाता है? 1.474 इंटू 10⁻11 g इंटू m। समीकरण 9.18 ए को समीकरण 9.18 बी से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। अब देखिए क्या होता है? Wm मून में रखेंगे इसको, फिर We क्या है? अर्थ पर, जो ये अपन निकाले हैं अभी ये Wm और We, तो इसको क्या करें? Wm यानी कि जो मून में निकला है इसका वेट, और जो We अर्थ का निकला है वेट, तो जो We अर्थ का है उसको Wm मून वाले में क्या करेंगे? इसका भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? Wm अपान We इक्वल टू 0.165 इक्वल टू 1/6, सर्वांग सम का ये चिन्ह है
1/6। कहने का मतलब जब कोई वस्तु आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे, चंद्रमा का पृथ्वी की अपेक्षा कितना होगा वहाँ पर 1/6 होगा, 1/6 उसका जब द्रव्यमान निकालेंगे। वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार 1/6 होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुणे इसका पृथ्वी पर भार है। पृथ्वी का जो भार है तो उसके चंद्रमा पर कितना होगा 1/6 होगा पृथ्वी पर, और इसका पृथ्वी पर भार। इसके बाद क्या है आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है गाइज। अभी करा नहीं पाई हूँ, सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराऊंगी और एग्जाम्पल का क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। और इसके पहले अपन यूनिट इसका चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद जो है तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। प्रणोद तथा दाब। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? देखिए इसमें सारे सवाल ही सवाल हैं। अगर इसे ध्यान से आप देखेंगे तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? देखिए सवाल है। सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है? तो इन सब को देखिए क्या जवाब यहाँ पर मिल रहा है, अपन देखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को क्या प्रणोद तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल यानी दाब की धारणा से परिचय कराना सहायक होगा। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। किस प्रकार से देखिए क्या है कि स्थिति फर्स्ट में क्या होती है, किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं जैसा कि चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। ये देखिए दर्शाया गया। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग की सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह पृष्ठ के लंबवत बल लगाता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल लगता है। कहने का मतलब एक कील लीजिए और देखिए जिधर से आप ठोकेंगे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और जहाँ पर पुश होना है वहाँ पर क्या होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो चार्ट लगाने के लिए ड्राइंग पिनों को अंगूठे से बोर्ड के लंबवत दबाया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, आप शिथिल ढीले रेत पर खड़े होते हैं। अपने मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसमें बल जो है तो जब ठोकेंगे तो क्या होगा ज़्यादा लगेगा। जो नीचे जो पिन है उसमें क्या होगा, उसमें फोर्स उसमें क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगा तो जल्दी क्या हो जाएगी, पुश हो जाएगी। स्थिति सेकंड में क्या है, आप इस शिथिल ढीले रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता है। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया अगर ज़्यादा है आपका तो क्या होगा, वहाँ पर आपका बल कम लगेगा। और अगर जैसे आप एरिया कम होगा, जैसे पिन की नोक ही देख लीजिए, पिन की नोक जहाँ नोक है वहाँ पर ज़्यादा जब अपन उसमें बल लगाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा बल लगती है, इसीलिए जो है तो वो धंस जाती है। इसी प्रकार जैसे इंसान मान लीजिए कहीं रेतीले स्थान पर गया है, अगर खड़ा होगा तो धंसेगा, लेकिन लेट जाएगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। जब क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो बल कम लगेगा, जब बल कम लगेगा तो वो नहीं धंसेगा। इस प्रकार से है ये। अब देखिए आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। बल किस प्रकार से लगता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है और नीचे की ओर लगने वाला बल है यानी ऊपर से नीचे की ओर लगता है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। बल किस प्रकार से लग रहा है, रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, देखिए किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका, इसे नोट कर लीजिए। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक होता है। इस प्रकार समान परिमाण
के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग है। कहने का मतलब जो प्रणोद है, जो आप लगा रहे हैं, प्रणोद एक बल लगा रहे हैं, तो क्या है, क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना कम लगेगा, जितना कम क्षेत्रफल रहेगा उतना ज़्यादा लगेगा। इसीलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर कि वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। जब आपको दाब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जो प्रणोद लगेगा अब बटे क्या है, एरिया जो है आपका, एरिया मतलब क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा। समीकरण 9.20 में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। अब देखिए इसे एसआई मात्रक लिख लीजिए आप कि एसआई मात्रक जो दाब का है तो क्या मिलता है आपका, यह मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर माइनस का स्क्वायर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर माइनस का स्क्वायर है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। अब दाब के अगर मात्रक पूछ ले तो क्या होता है आपका, पास्कल होता है। इसे भी नोट कर लीजिए, जिसे पी ए स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका दाब के जो है तो यूनिट पूछ लेगा, एसआई मात्रक क्या होता है तो पास्कल होता है। और किससे डिनोट करते हैं तो पीए से व्यक्त करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक उदाहरण पर विचार करें। सवाल सभी हम आपको बाद में ही कराएंगे गाइज, सबसे पहले इसे को जो चैप्टर कंप्लीट कराएं। ये देखिए इसमें क्या बताया कि अगर इस प्रकार ऊर्ध्वाधर इसे रखेंगे 40 सेंटीमीटर, ये क्या है, नीचे का एरिया कम ले रहा, तो इसमें क्या होगा, जब एरिया कम लेगा तो बल ज़्यादा लगेगा। और अगर इस तरह से लेटा के इसको रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा ले लेगा तो बल इसमें कम लगेगा। विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। ए 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर तथा बी क्या है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो इसे सवाल सॉल्व करना है, इसको सवाल को सॉल्व करेंगे बाद में। सबसे पहले अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद जो है तो सभी सवाल में नंबर लगाएंगे। इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल कम दाब लगता है। यानी कि जितना, अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि जब कम क्षेत्रफल होगा, कम एरिया होगा तो आपका दाब ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा एरिया ले लेंगे तो फिर उसमें क्या है, कम दाब लगेगा। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव चौड़ी होती है। अब देखिए तरल में किस प्रकार से दाब लगता है। जो तरल, जो द्रव होता है 9.5.1 में सभी द्रव या गैसें क्या होती हैं, तरल होती हैं। द्रव और गैस दोनों किस रूप में होते हैं, तरल होते हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगता है, इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है। यानी कि ठोस का भी भार होता है और तरल का भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर दीवारों पर दाब लगाते हैं। यानी आपका लिक्विड है और आपका गैस है, दोनों क्या है तो जिस पात्र में भी रखेंगे उसके दीवार में क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, यानी एक बल लगाएंगे। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। गाइज हम थोड़ा इसको धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि जिससे आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों को फास्ट करके पढ़ना होगा तो आप लोग फास्ट करके पढ़ लेंगे। देखिए 9.5.2 क्या है, मतलब उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल लगता है। इसमें किसमें, आपके गैस में और आपके द्रव में लगते हैं। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता? देखिए कितने सारे इसी में सवाल है।
ये मान के चलिए ये 1 नंबर के आपके सवाल ही हैं। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल 1 नंबर का सवाल रखा ही रखा है। ग्रेविटेशन से आपका सवाल बहुत बनते हैं। लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। चलिए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए और बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डाट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। ये प्रैक्टिकल तो आप घर में भी करके देख लीजिए और करते ही हैं। जैसे मान लीजिए आप मग से नहाते हैं तो देखिए जब मग रखते हैं तो क्या होता है, उसमें एक फोर्स लगता है। बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। मतलब जैसे अपन मान लीजिए बोतल को जैसे डाट लगा दीजिए, फिर उसको उस पानी में डाल के उस में बल लगाइए तो क्या लगेगा कि जैसे एक प्रकार से नीचे से एक बल लग रहा, धक्का महसूस होगा। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे, क्योंकि जितना बल हम इधर से लगा रहे हैं उतने बल वहाँ से भी लग रहा है। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है, जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। यानी कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना नीचे से भी फोर्स लग रहा है। जितना ज़्यादा गहरा ले जाएंगे उतने ज़्यादा हमें ताकत लगानी पड़ेगी, उतने उधर नीचे से भी उत्प्लावन बल जो है तो वो भी एक फोर्स लगाएगा। अब बोतल को छोड़ दीजिए। यह उछलकर सतह पर वापस आती है। जब बोतल को धंसाने के बाद छोड़ देंगे तो क्या होता है, तुरंत ऊपर आ जाती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? गुरुत्वाकर्षण बल इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन इसमें क्या काम कार्य कर रहा है? उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूब क्यों नहीं रहती है? मतलब अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वो डूब जाती। आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? मतलब जब उसका द्रव्यमान, जब दोनों का सेम द्रव्यमान है तो वो बोतल नहीं डूबेगी। कब डूबेगी? जब इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और उसका कम होगा, तब क्या होगा? डूबेगी बोतल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर क्या करता है? एक फोर्स लगाता है। अब बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी की वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। यानी कि जितना वस्तु का भार है उतना ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसीलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। मतलब जो बोतल का द्रव्यमान है और जो नीचे से बल लग रहा है, तो क्या हो रहा? बोतल का द्रव्यमान कम है, उसका भार, द्रव्यमान नहीं गाइस, उसका भार, बोतल का भार जो है वेट कम है, और जो नीचे से फोर्स लग रहा है वो क्या है? अधिक है। इसीलिए जो क्या है, छोड़ने पर यह ऊपर की ओर बोतल उठ जाती है। गाइस द्रव्यमान और भार दोनों में डिफरेंट है। भार वेट है आपका, द्रव्यमान मास है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। यानी कि जितना फोर्स नीचे से लग रहा है उतना ऊपर से भी फोर्स लगाना होगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगातार प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर है। जो अपन लिक्विड लिए हैं उसके जो डेंसिटी है उसके ऊपर जो है तो ये डिपेंड करेगा। पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती हैं या डूबती क्यों हैं? देखिए अब इसको देखते हैं 9.5.3 में कि पानी की सतह पर जब कोई वस्तु रखेंगे तो कभी तैरती है तो कभी डूबती है, उसका क्या रीजन? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.5 में पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है।
कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए बल उत्प्लावन बल से अधिक है। यानी कि जो कील है, जो कील के द्वारा जो बल लग रहा है, तो जो उत्प्लावन बल पानी के द्वारा लग रहा है, तो कील वाला बल क्या है, अधिक है, इसीलिए क्या है, उत्प्लावन बल से अधिक है, इसीलिए यह क्या होती है, डूब जाती है। ये देखिए इसमें एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है तथा कार्क तैरता है। अब क्रियाकलाप 9.6 देखिए। पानी से भरा बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कार्क का टुकड़ा लीजिए, इन्हें पानी की सतह पर रखिए, देखिए क्या होता है। कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्वों के अंतर के कारण होता है। मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी तो वो डूबेगा, जिसका कम डेंसिटी होगी वो ऊपर तैरेगा। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कार्क का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम है, यानी जो कार्क, जो आप एक लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए हैं तो उसका डेंसिटी क्या है, कम है, और आपका जो पानी का डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तब क्या होगा, कार्क ऊपर तैरेगा। इसका अर्थ है कि कार्क पर पानी का उत्प्लावन बल कार्क के भार से अधिक है। जो कार्क का जो भार है और जो आपका उत्प्लावन बल है, तो उत्प्लावन बल से क्या है, कार्क के भार से अधिक उत्प्लावन बल जो है तो ज़्यादा है, इसीलिए जो है तो कार्क जो लकड़ी का टुकड़ा है क्या है, तैर रहा है, इसीलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसीलिए यह डूब जाती है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला या रबड़ की डोरी के एक सिरे से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र 9.6a में दिखाया गया है। ये देखिए 9.6a में किस प्रकार से पत्थर के भार के कारण रबर की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र 9.6b में, ये देखिए 9.6b में दिखाया गया है। प्रेक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या परिवर्तन होता है। अब इसमें यह पता करना है कि इसकी डोरी की लंबाई या कि तुला का जो माप है इसमें क्या कोई डिफरेंट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए क्या है 9.6, चित्र 9.6। हवा में लटके पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रबड़ की डोरी में प्रसार का प्रेक्षण कीजिए। तो इसमें जो हवा में लटक रही है, नीचे से तो कोई फोर्स उत्प्लावन बल नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगी, डोरी आपकी बढ़ेगी। पत्थर को पानी में डुबोने पर डोरी के प्रसार में कमी आ जाएगी। पत्थर को जब डुबा देंगे इसमें एक उत्प्लावन बल काम करेगा, इसलिए जो है तो आपकी डोरी क्या है, फैलेगी नहीं, क्योंकि उसमें जो है तो एक फोर्स काम कर रहा है जिसके वजह से उसे क्या है, एक बल मिल रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसीलिए लंबाई की वृद्धि में कमी आ जाती है। जैसे कि पहले ही चर्चा में की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है।
किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं क्रियाकलाप 9.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी के प्रसार में और कमी क्यों नहीं हुई थी? आर्किमिडीज का एक ग्रीक वैज्ञानिक, इनके बारे में भी जान लेते हैं। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया, यानी कि उन्होंने खोज कर ली। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा कि जो दुग्ध मीटर है ये किसके ऊपर काम का कार्य करता है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। आपका पनडुब्बियां हैं, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आपका हाइड्रोमीटर है जो द्रवों के घनत्व को मापते हैं, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, अब ये क्या है, ये आपने क्या सीखा? हम लोगों ने जो पढ़ा है इसमें से इसका क्या सार निकला, इसे भी देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हों। इस प्रकार के नियम को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक नियम कहते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आ जाए तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं, और उसमें जो है तो आप पिंड बना के और उसका डायग्राम बना के और इसका फार्मूला लिख दीजिएगा। और अगर इसको जो आएगा कि किस प्रकार से निकालते हैं सार्वत्रिक नियम को, तो फिर आपका जो है तो उसे अलग प्रकार से करना होगा। यानी कि उसमें जो है तो आपका दो द्रव्यमान लेना होगा, और जो आपका द्रव्यमान है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जी उसका गुरुत्वाकर्षण जो है तो क्या है, नियतांक है। इस चीज़ को लिख करके निकालेंगे, फिर अपन जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उसी में आपको बता देंगे। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है, यानी कि ये क्या है, एक कमजोर बल है, जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी के तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार क्या है? जो जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी वही क्या है, वस्तु का भार है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अभी अपन देखे थे ना W=m/g होता है, तो किसी वस्तु का भार क्या होता है? द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। ये बिल्कुल 100% एक नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भार और द्रव्यमान में मतलब ये चेंजेस पूछेगा, जैसे आपको पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष पर कहीं भी पूछे कि कहीं पर, तो द्रव्यमान को चाहे जहाँ भी रखें द्रव्यमान सेम होता है, चाहे जहाँ भी ले जाएं, और भार का भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा, ये चेंज होता रहता है।
सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं, जो द्रव है। जिस द्रव में वस्तुओं उत्प्लावन बल द्रव और गैस दोनों में लगते हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव में डूब जाएंगी। डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती हैं। तो गाइज आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है तो अपने सब क्वेश्चन आंसर हैं। अब नेक्स्ट डे से अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और इसको नोट्स भी बना के कराना पड़ेगा गाइज, क्योंकि इसमें जो है तो NCERT सोल्यूशन से हो नहीं पाएगा। जो हो पाएगा उससे तो उससे कराऊंगी, जो नहीं हो पाएगा गाइज उससे जो है तो हैंड नोट्स बना के कराऊंगी। तो चलिए आप आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो क्वेरी हो, पूछना हो कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।